ये कहानी है दो जनरल्स की जो पावर के लिए अपने मुल्क को जला दिए, सोने की जो इस जंग का असली फ्यूल है और दुबई के रास्ते ग्लोबल मार्केट में आता है, और 3 करोड़ लोगों की जो आज भूख से मर रहे हैं। कैसे एक मुल्क जिसके पास सोना, तेल, दरियाए नील के खुशहाल ज़मीन और इस्लाम की 1400 साल पुरानी रोशनी थी, दुनिया की बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन तबाही में बदल गया। और इसका आपके सोने की अंगूठी से क्या ताल्लुक है? सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। सहारा डेजर्ट से लेकर ट्रॉपिकल जंगलों तक फैला हुआ है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल यहाँ इसके कैपिटल खार्तूम में मिलते हैं और दुनिया के सबसे मशहूर दरियाओं में से एक बनाते हैं। यहाँ 500 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो 150 लैंग्वेजेस बोलते हैं। सूडान का इस्लाम से ताल्लुक बहुत पुराना है। 7th सेंचुरी में जब इस्लाम अरेबिया से बाहर फैलना शुरू हुआ तो सूडान उस वक्त न्यूबियन क्रिश्चियन किंगडम्स का हिस्सा था। 14th सेंचुरी तक ग्रेजुअली ये इलाका इस्लाम कबूल कर चुका था, लेकिन ये कन्वर्जन पीसफुल ट्रेड और सूफी मशाइख्स की प्रीचिंग के जरिए हुआ, ना कि तलवार से। सूडान की तारीखी जगहें दुनिया की सबसे कामयाब हैं लेकिन सबसे कम जानी जाती हैं। मेरोए के पिरामिड्स को कितने लोग जानते हैं? ये 200 से ज़्यादा एंशिएंट पिरामिड्स हैं जो इजिप्ट के पिरामिड्स से 2000 साल बाद बनाए गए, लेकिन फिर भी 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ये कुशाइट किंगडम की रॉयल बरियल साइट्स थीं जो एक पावरफुल अफ्रीकन सिविलाइजेशन थी। इजिप्ट के पिरामिड से छोटे लेकिन ज़्यादा स्टीप और यूनिक डिज़ाइन के साथ ये पिरामिड्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। लेकिन इन सब खूबसूरती और हिस्ट्री के बावजूद सूडान 1989 से 2019 तक उमर अल बशीर के सख्त डिक्टेटर रूल में था। 30 साल तक बशीर ने इस्लामिस्ट मूवमेंट के साथ मिलकर सूडान पर हुकूमत की, लेकिन समझ लेना ज़रूरी है कि बशीर का इस्लाम का इस्तेमाल पॉलिटिकल पावर के लिए था, ना कि दीन की असल मकसद के लिए। 1989 में जब बशीर पावर में आया तो उसने अपने रूल को सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया, जो सूडान को अरबाइज और इस्लामाइज करना चाहता था। लेकिन ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ पर जुल्म था। दारफूर में जहां अफ्रीकन मुस्लिम ट्राइब्स रहते हैं लेकिन अरब नहीं हैं, 2003 से 2008 तक जेनोसाइड हुआ जिसमें 3 से 4 लाख लोग मारे गए। बशीर ने अपनी ही मुस्लिम पॉपुलेशन पर जुल्म किया सिर्फ इसलिए कि वो एथनिकली अरब नहीं थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बशीर को जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुल्जिम करार दिया। फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रही। खार्तूम के बाजारों में लोग तिल के बीज बेचते थे। सूडान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इस मुल्क को अरब दुनिया की फूड बास्केट कहा जाता था क्योंकि यहाँ 84 मिलियन हेक्टेयर काबिले काश्त जमीन है, लेकिन सिर्फ 20% से कम कल्टीवेट होती थी। फैमिली साथ मिलकर खाना खाती थीं, बच्चे स्कूल जाते थे और शाम को मोहल्ले की कैफेज में कॉफ़ी की खुशबू फैलती थी। सूडान अफ्रीका की टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक है और ये मुल्क के एक्सपोर्ट्स का 60% हिस्सा बन गया था, क्योंकि 2011 में जब साउथ सूडान अलग हुआ तो सूडान का 75% ऑयल रेवेन्यू चला गया। दारफूर, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में हज़ारों लोग छोटे पैमाने पर सोना निकाल रहे थे। ये आर्टिजनल माइनिंग कहलाती है, जहां फैमिलीज और कम्युनिटीज सिंपल टूल्स के साथ ज़मीन खोदते हैं और सोना निकालते हैं। लेकिन ये सोना सिर्फ कारोबार नहीं था, ये पावर और वेल्थ का जरिया था जो आने वाले वक्त में जंग का सबब बनेगा। जिन्होंने गोल्ड माइंस कंट्रोल किए उन्होंने पैसा कमाया और पैसों से वेपन्स और लॉयल्टी खरीदते हैं। बशीर का दौर मुश्किल था, महंगाई बेहद थी, बेसिक चीज़ों की कीमत आसमान पर थी। गवर्नमेंट जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग और करप्शन में डूबी थी, कोई हल नहीं देती थी। लोग परेशान थे लेकिन डर की वजह से कुछ कह नहीं सकते थे। दिसंबर 2018 तक लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब रोटी की कीमत रात भर में 3 गुना हो गई तो अब बहुत हो गया। जब प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुए तो बशीर ने फरवरी 2019 में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी और मिलिट्री लीडर्स को गवर्नरशिप्स पर अपॉइंट किया। लेकिन लोग खामोश नहीं हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की वायलेंस ने सिर्फ आग में घी का काम किया। 6 अप्रैल 2019 1895 अपराइजिंग, जो दूसरे डिक्टेटर को गिराया था, टर्निंग पॉइंट बन गया। हजारों लोग खार्तूम में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर कन्वर्ज हुए, एक सिट इन एस्टैब्लिश करते हुए जो महीनों तक चला। 11 अप्रैल 2019 को फाइनली मिलिट्री ने बशीर को पावर से हटा दिया। 30 साल की डिक्टेटरशिप खत्म हुई, ना कि विम्पर से बल्कि सूडान की सड़कों से आने वाली रोड से। 2 मिलिट्री स्ट्रांगमैन नई गवर्नमेंट के दिल में बैठे हुए थे। हर एक के पास पावरफुल फोर्सेस थीं, हर एक का अपने एम्बिशंस थे। जनरल अब्दुल फतेह बुरहान सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस SAF को लीड करते थे, मुल्क की रेगुलर मिलिट्री।
वो करियर सोल्जर था और अपने आप को सूडान की इंटीग्रिटी का गार्डियन पोजीशन करता था। जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे हिमेडी कहते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ को कमांड करता था, एक पैरामिलिट्री ग्रुप जो नोटोरियस जंजावीद मिलिशिया से निकली, जो दारफूर में जेनोसाइड के जिम्मेदार थे। अब यहाँ पर कहानी और भी डार्क हो जाती है और आपका कनेक्शन सूडान से बिल्कुल डायरेक्ट बन जाता है। सोना। सूडान अफ्रीका के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक था। जंग से पहले ये मुल्क के एक्सपोर्ट्स का 60% हिस्सा था। ज़्यादातर गोल्ड एक्सट्रैक्शन आर्टिजनल और स्मॉल स्केल माइनिंग के जरिए होता है, जिसमें लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं। लेकिन सूडान के गोल्ड माइंस का कंट्रोल सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं था, ये पावर और प्रॉफिट के बारे में था। ये सुना कहाँ जाता है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सूडान का कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड सिस्टमेटिकली चैड, लीबिया और साउथ सूडान के रास्ते यूएई को स्मगल होता है। 2012 से 2022 के दरमियान $115 बिलियन वर्थ का अनडिक्लेयर्ड अफ्रीकन गोल्ड एमिरेट्स में स्मगल हुआ। ये सोना ग्लोबल सप्लाई चेन में एंटर हो जाता है। यह आपकी ज्वेलरी में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। कंपनीज अपने गोल्ड की ओरिजिन वेरीफाई नहीं करती क्योंकि एक बार पिघलने के बाद गोल्ड को ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन है। एसएएफ भी गोल्ड माइंस कंट्रोल करता था, खासतौर पर ईस्टर्न सूडान में, और गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी सेटअप की थी। दोनों मिलिट्री फैक्शंस गोल्ड रेवेन्यूज का यूज वेपन्स परचेज करने और अपनी ऑपरेशन सस्टेन करने में करते हैं। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था। गोल्ड के लिए कंपटीशन करंट सिविल वॉर का प्राइमरी ड्राइवर है। हेमेडी जानता था कि अगर आरएसएफ को रेगुलर आर्मी में इंटीग्रेट कर दिया तो उसकी इंडिपेंडेंट पावर और लुक्रेटिव गोल्ड ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे। वो अपनी दौलत और पावर प्रोटेक्ट करना चाहता था। अल बुरहान समझता था कि जब तक आरएसएफ इंडिपेंडेंट रहेगी, वो कभी भी सूडान का रियल रूलर नहीं बन सकता। दोनों एक दूसरे के खिलाफ स्कीम कर रहे थे, हर एक कैलकुलेट कर रहा था कि कब स्ट्राइक करना है। 15 अप्रैल 2023 को कॉन्फ्लिक्ट सडनली एरप्ट हुई, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं थी। खार्तूम में एसएएफ और आरएसएफ के दरमियान फाइटिंग शुरू हुई। जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल पर क्लैशेस के तौर पर शुरू हुआ, वो पूरी नेशन को एनगल्फ कर गया। घंटों में खार्तूम वॉर जोन बन गया। आर्टिलरी शेल्स रेजिडेंशियल नेबरहुड्स पर बरसे, एयरपोर्ट तबाह हो गया, हॉस्पिटल्स बॉम्ब्ड हुए, प्रेसिडेंशियल पैलेस, बैंक्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बैटलफील्ड्स बन गए। फाइटिंग खार्तूम से आगे स्प्रेड हुई। दारफूर में जो डेकेड्स के कॉन्फ्लिक्ट के पहले ही स्कार्ड था, वायलेंस खास तौर पर ब्रूटल थी। आरएसएफ और एलाइड अरब मिलिशियाज ने जो कुछ किया, उसे यूएन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इथनिक क्लेंजिंग और वॉर क्राइम्स कहा है, खास तौर पर मसालिट पॉपुलेशंस के खिलाफ जो नॉन अरब पॉपुलेशंस हैं। नवंबर 2025 में आरएसएफ फोर्सेस ने अर्दा माटा, वेस्ट डरफूर में मल्टी डे रैम्पेज में 800 से ज्यादा लोग मार दिए। एल गिनीना में वेस्ट डरफूर की कैपिटल में 10,000 से 15,000 लोग 2023 में इथनिक वायलेंस की वजह से मारे गए। दोनों साइड्स ने एट्रोसिटीज कमिट की। एसएएफ ने सिविलियन एरियाज पर इनडिस्क्रिमिनेट एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की, ड्रोन्स और बैरल बॉम्ब्स का यूज करके। आरएसएफ ने चाइल्ड सोल्जर्स रिक्रूट किए, घरों को लूट लिया, मेटल डिटेक्टर से सोना ढूंढते हुए, और पूरे सिटीज को सीज में ले लिया। नवंबर 2025, जंग के 2 साल से ज्यादा बाद, डेथ टोल 50,000 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, लेकिन रियल नंबर लाइकली कहीं ज्यादा है। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग फोर्सिबली डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस है, सीरिया और यूक्रेन को भी सरपास करते हुए। लेट 2025 तक सूडान इफेक्टिवली पार्टीशन्ड हो चुका था। आरएसएफ दारफूर का ज्यादातर हिस्सा और कोर्डोफान के बड़े पार्ट्स वेस्ट में कंट्रोल करता है। अक्टूबर 2025 में उन्होंने एल्फाशर कैप्चर कर लिया, दारफूर का सबसे बड़ा शहर, 18 महीने की सीज के बाद। एसएएफ ने नॉर्थ और ईस्ट कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक रेड सी पोर्ट ऑफ पोर्ट सूडान, जो डिफैक्टो कैपिटल बन गया है। 2025 की शुरुआत में एसएएफ ने मेजर ऑफेंसिव्स लॉन्च करके खार्तूम में सिग्निफिकेंट टेरिटरी वापस ली, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंशियल पैलेस, सेंट्रल बैंक और की ब्रिजेस। लेकिन फाइटिंग जारी है और फ्रंट लाइन्स हफ्तेवार शिफ्ट होती हैं। दोनों साइड्स फॉरेन पावर से बैक्ड हैं, अपने अपने एजेंडाज के साथ। यूएई को वाइडली एक्यूज किया गया है कि वो आरएसएफ को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती है सूडान के रिसोर्सेज, स्पेशली गोल्ड तक एक्सेस के एक्सचेंज में। एसएएफ इजिप्ट से सपोर्ट रिसीव करती है, जो अपने सदर्न बॉर्डर से इंस्टेबिलिटी से डरता है, और ईरान और रिपोर्टेडली रशिया से वेपन्स मिले हैं। ये सिर्फ सिविल वॉर नहीं है, ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें रीजनल और इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन में इन्फ्लुएंस के लिए compete कर रहे हैं, जो रेड सी को सहल और सेंट्रल अफ्रीका से कनेक्ट करता है। दिसंबर 2024 से मई 2025 के दरमियान
24 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे थे। अगस्त 2024 में फैमिन ऑफिशियली डिक्लेयर हुई जमजम कैंप में नॉर्थ दारफूर में, जहां पर 4,50,000 डिस्प्लेस्ड लोग रहते हैं। ये दुनिया का पहला फैमिन डिक्लेरेशन 4 साल में था।